नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पॉलिटी सीरीज में हमने अभी तक पढ़े हैं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग बेसिस पे, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संघात्मक एवं एकात्मक शासन प्रणाली। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और आई कैन से रीजनल गवर्नमेंट के रिलेशंस के नेचर के बेसिस पे गवर्नमेंट को दो सिस्टम्स में डिवाइड किया है, दैट इज फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। जनरली वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर हमें या तो फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है या यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है। फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म को जनरली आप समझे, मैं दो शब्दों में अगर इसको समझाऊं तो इसका मतलब होता है शक्ति विभाजन या डिवीजन ऑफ पावर। सिंपली इसका मीनिंग ये होता है, यानी फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट सिस्टम है दैट डिवाइड्स द पावर बिटवीन अ लार्जर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स बीनीथ इट। कहने का मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट वो सरकार होती है जहां पर शक्तियां यानी कि जो पावर है वो डिवाइड होती है बिटवीन टू गवर्नमेंट्स। एक जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो बड़ी गवर्नमेंट है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं या नेशनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो रीजनल या लोकल गवर्नमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडिया को एज अ यूनिट हम कंसिडर करें, इंडिया विच इज आवर कंट्री, इफ वी कंसिडर इज एज अ यूनिट, then we can see the two systems of government, that is central government at center और the national government। एग्जाम्पल मोदी सरकार, वो पूरे देश की सरकार है, तो एक सरकार वो हो गई। एंड दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो अलग अलग स्टेट हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट। यानी कि शक्ति का विभाजन हमें देखने को मिलता है। एक है नेशनल गवर्नमेंट विच इज द गवर्नमेंट ऑफ एंटायर कंट्री, और दूसरी होती है रीजनल गवर्नमेंट, क्षेत्रीय सरकारें, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उन्हें आप रीजनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। या आप देखिए स्विट्जरलैंड में इनको कैंटोन्स बोलते हैं, क्योंकि जो कंट्री है वो डिवाइड है सब यूनिट्स में। इंडिया इज अ कंट्री विच इज डिवाइडेड इन 28 स्टेट्स, यानी कि 28 स्टेट्स टुगेदर फॉर्म अ कंट्री इंडिया एज अ यूनिट, और ये जितनी स्टेट्स हैं दीज आर सब यूनिट्स। तो एक पूरे कंट्री की गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और द नेशनल गवर्नमेंट, और वो जो अलग अलग यूनिट्स हैं उनकी जो अपनी गवर्नमेंट है, सब यूनिट्स जो अपनी अलग अलग है उनकी गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। तो इन्हीं के बीच में जो पावर का डिवीजन होता है दैट इज फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म। अब होता क्या है यहाँ पे, जो रीजनल गवर्नमेंट है यानी जो क्षेत्रीय सरकार है, उसकी क्या अपनी शक्ति है और किस प्रकार से वो केंद्र सरकार से शक्तियों के मामले में अलग है, वही चीज हम फेडरल सिस्टम में समझते हैं। द पावर ऑफ लेजिस्लेशन यानी कि विधि या कानून बनाने की शक्ति, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन और प्रशासन ऑफ द स्टेट, instead of being concentrated in a single set of central organs, is divided and distributed between the central authorities on one hand and authorities of the component units on other। यानी कि हम बोल सकते हैं संघात्मक शासन में जो विधि निर्माण, शासन और प्रशासन की जो शक्ति है राज्य की, राज्य यानी कि स्टेट की अगर मैं बात करूं, पूरा स्टेट जो मैं पॉलिटी में बात करूं एज अ कंट्री की, तो वो शक्तियां किसी एक सरकार के पास या सरकार का एक जो लेवल है उस पर कंसंट्रेट ना होके वो डिवाइड हो जाती है सेंट्रल अथॉरिटी में एक तरफ और दूसरी तरफ जो स्टेट के कॉम्पोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी पावर्स है, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी पावर्स हैं। तो इनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। आप सभी जानते हैं इंडिया में द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उसमें देयर आर सब्जेक्ट्स, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसके पास पावर, जिसमें जो सब्जेक्ट है उनके पास कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है या यूनियन गवर्नमेंट की है। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उनमें कानून बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट की है, और जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है उसमें दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं। तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर।
Thus it simply means division of power, यानी कि क्या मतलब होता है फेडरलिज्म का साधारण शब्दों में बोले, शक्तियों का विभाजन किनके बीच में, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए चाहे नेशनल गवर्नमेंट बोलिए, और क्षेत्रीय सरकार, रीजनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब फेडरेशन का अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें देखना है तो दैट इज यूएसए, अमेरिका इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब देखिए इसके माध्यम से हम कैसे समझते हैं इस टॉपिक को। यूएसए जो है 1776 में अमेरिका जो है वो स्वतंत्र होता है किससे, ब्रिटेन से। और इनिशियली जो 13 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जो कॉलोनीज थी पहले ब्रिटेन की, वो 13 इंडिपेंडेंट कॉलोनीज आपस में मिलती हैं एंड दे फॉर्म यूएसए। ये 13 अलग अलग राज्य आपस में मिलकर यूएसए का निर्माण करते हैं। इसी निर्माण को हम बोलते हैं फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब क्या है, जहां पर जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, दो या दो से ज्यादा अधिक जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ये लिखा भी है, गिलक्रिस्ट ने बोला है कि 2 और मोर इंडिपेंडेंट स्टेट्स एग्री टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, जहां पर दो या दो से अधिक राज्य जो हैं एक स्टेट का निर्माण करते हैं, एक नए राज्य का निर्माण करते हैं। तो अमेरिका में शुरुआती तौर पे आप देखते हैं 13 जो अलग अलग राज्य थे वो मिलके एक बड़े नए राज्य का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं यूएसए। आप नाम देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य। ये राज्य संयुक्त हुए। आज इनकी संख्या 50 है, लेकिन शुरुआत में 1776 में जब आजाद हुआ तो शुरुआत में वहां पर जो है 13 राज्य थे जिन्होंने मिलकर एक फेडरेशन का निर्माण किया। यानी फेडरेशन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे सोवर्जिनिटी, जो संप्रभुता है, इज शेयर्ड एंड पावर्स डिवाइडेड बिटवीन 2 एंड मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गए। यूएसए में आप देखिए, एक तो नेशनल गवर्नमेंट हो गई जो राष्ट्रीय सरकार है जैसे ट्रंप सरकार, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट यानी 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट है। अपनी गवर्नमेंट है, इनफैक्ट आप देखिए अपना लेजिस्लेचर है, अपनी एग्जीक्यूटिव है, अपनी जुडिशरी है। यानी जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनियन लेवल पे या फेडरल लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे भी ये है। और इनफैक्ट आप देखें अगर वहां पे, तो जो वहां का लेजिस्लेचर है स्टेट लेवल का, वो जो 49 स्टेट्स हैं उनकी, वहां पे बाई कैमरल हाउस है, जबकि सिर्फ एक स्टेट में, नेब्रास्का में यूनिकैमरल है। 49 स्टेट्स में बाई कैमरल हाउस है। तो आप देख सकते हैं यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरेशन और फेडरल स्टेट। तो फेडरेशन में ऐसा शासन होता है जहां पे संविधान के द्वारा ही केंद्र सरकार और इकाइयां यानी स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। यानी कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी ने पावर को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सब ऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो कैसे काम करते हैं, वो आपस में, मतलब उनके बीच में एक इक्वालिटी का रिलेशन है। हम ये नहीं फेडरल सिस्टम में हम ये नहीं बोल सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम है, वहां पर दोनों ही गवर्नमेंट इक्वल होती है। इनफैक्ट किसी किसी केसेस में तो हम देखें स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। वो कैसे होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फेडरलिज्म का सिंपली मीन होता है अ डिवीजन ऑफ सोवर्जिनिटी बिटवीन 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, या दो से ज्यादा जो सरकार के लेवल है उनके बीच में शक्तियों का विभाजन। उदाहरण के लिए यूएसए, रशिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं। अब देखिए फीचर्स क्या होते हैं एक फेडरल स्टेट के, यानी एक संघ राज्य के, क्या क्या हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ पावर, मैंने आपको बताया पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ नेशनल एंड अ रीजनल गवर्नमेंट। ड्वेल पॉलिटी, ड्वेल पॉलिटी यानी द्वैध शासन। जब सरकार, दो सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो गया तो दो प्रकार के शासन होते हैं। जैसे आप यूएसए में देखते हैं नेशनल लेवल पर जो नेशनल गवर्नमेंट है, ट्रंप प्रेसिडेंट है। इसके अलावा जो उनकी 50 स्टेट्स हैं, तो 50 स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट है, अपना लेजिस्लेचर है, अपनी एग्जीक्यूटिव है, अपनी जुडिशरी है। इनफैक्ट अमेरिका के जो 50 स्टेट्स हैं, इनकी 49 स्टेट्स में बाई कैमरल हाउस है, एक्सेप्ट एक स्टेट को छोड़ के, नेब्रास्का को छोड़ के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें बाई कैमरल हाउस है, तो वहां पर ड्वेल पॉलिटी होती है। इसके अलावा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। क्यों सुप्रीम है? क्योंकि इन केस कभी दो गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी इशू के ऊपर कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो वहां पर वो सारा जो सॉल्यूशन होगा दैट इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी वहां हमेशा रहती है। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। किसी भी संघीय देश में, जैसे आप भारत भी देखते हैं या यूएसए भी देखते हैं, वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान का होना आवश्यक है। क्योंकि संविधान अगर लिखित होगा
तो होता क्या है, जब चीजें लिखित हो जाती हैं तो वहां पर रिजिडिटी आ जाती है। देखिए लिखा है, अगला जो फीचर है रिजिडिटी, कठोरता आ जाती है। और रिजिडिटी को हम बोलते हैं, रिजिडिटी से मतलब होता है, अगर हम संविधान में रिजिडिटी की बात करते हैं तो सिंपली हमारा मीनिंग है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान रिजिड होगा, रिटर्न होगा तो रिजिड होगा, और रिजिड होगा तो उसको इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता। यानी कि एक फेडरल स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो नेशनल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों का आपसी सहमति, और दोनों की सहमति से ही उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि दोनों जो सरकारें वो एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। एंड फेडरल जुडिशरी, इन केस अगर दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में किसी इशू के ऊपर कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है या कोई पावर टसल होता है, तो ऐसी स्थिति में हमने अभी बताया कि संविधान सर्वोच्च है। लेकिन संविधान सर्वोच्च है वो बात ठीक है, लेकिन उस संविधान की व्याख्या कौन करेगा? कौन उन दोनों सरकारों के बीच में जो कंफ्लिक्ट है उसको सॉल्व करेगा? द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ जुडिशरी। तो ऐसे देशों में एक फेडरल जुडिशरी होती है, और जुडिशरी जो है अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि कौन सही है कौन गलत है, या जो भी टसल है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो एक फेडरल स्टेट में जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना भी बहुत आवश्यक है। देखिए फेडरल सिस्टम की अगर हम और करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो सब्सिडी करेक्टरिस्टिक्स है, इनमें एक है डुअल सिटीजनशिप यानी द्वैध नागरिकता। जो भी फेडरल स्टेट होती है, जैसे यूएस है, तो वहां पर हम जानते हैं यूएस में 50 स्टेट्स हैं, तो वहां के जो सिटीजन होते हैं उनके पास डुअल सिटीजनशिप होती है। एक सिटीजनशिप तो उनकी जो कंट्री की कि वो यूएसए का नागरिक है, अमेरिका का नागरिक है, और एक सिटीजनशिप होती है उसकी उस स्टेट की जिस स्टेट का वो रेजिडेंट है या जहां पर वो रहता है, जहां का वो नागरिक है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया में रहता है या कैलिफोर्निया का नागरिक है, तो उसके पास दो सिटीजनशिप होंगी, एक कैलिफोर्निया की बिकॉज ही इज द सिटीजन ऑफ कैलिफोर्निया, और एक उसकी नेशनल सिटीजनशिप जो कि यूएसए की सिटीजनशिप है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सब इसमें फेडरल सिस्टम में। दूसरा होता है डुअल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। जो विधायिका होती है, जो लेजिस्लेचर है या जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं हम इंडिया में, और यूएस में कांग्रेस जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर डुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि हाउस जो होता है बाइकैमरल होता है, एक वहां पर होता है अपर हाउस सीनेट जो रिप्रेजेंट करता है 50 स्टेट्स को, और दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि रिप्रेजेंट करता है यूएस के सिटीजन्स को। तो इस प्रकार से डुअल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर भी हमें देखने को मिलता है इन फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम हमने देखा, अब हम देख रहे हैं यूनिटरी सिस्टम। देखिए फेडरल सिस्टम एक प्रकार की व्यवस्था है, यूनिटरी सिस्टम उसके बिल्कुल उलट है। यूनि मीन्स वन। फेडरलिज्म में जहां हम देखते हैं देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर, यूनिटरी में डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता बल्कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट या यूनिटरी स्टेट वो स्टेट होती है, एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है विद अ सेंट्रल सुप्रीम गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दैट इज सुप्रीम, which holds the authority over and makes the decision for subordinate local governments। यानी कि यहाँ पर जो सरकार का विभाजन है, देखिए क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम होती है और सारी शक्तियां उसी के पास होती है, और जो लोकल गवर्नमेंट हो सकता है लोकल गवर्नमेंट ना हो, या अगर लोकल गवर्नमेंट होती भी है, मैं फिर भी बोल रहा हूं कि लोकल गवर्नमेंट अगर बनती भी है तो वो लोकल गवर्नमेंट एज अ सब ऑर्डिनेट गवर्नमेंट काम करती है, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं होती, उसको जो भी पावर मिलती है वो किससे मिलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। और इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर उसका कोई काम या कोई डिसीजन या कोई भी मैटर पे उसने जो भी डिसाइड किया है वो पसंद नहीं आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके डिसीजन को क्रैश कर सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां जो पावर होती है, जो मेन पावर होती है, वो किसके हाथ में होती है? यूनियन या सेंट्रल या नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में। अ यूनिटरी स्टेट इज वन ऑर्गेनाइज्ड अंडर अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसा देश जो कि व्यवस्थित है, एक ऐसा राज्य जो कि एक ही सरकार के हाथों में पूरा तरीके से व्यवस्थित है, उसी सरकार के हाथ में समस्त शक्ति है। शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्र सरकार में होती है, उसी देश को हम बोलते हैं या उसी प्रकार की शासन व्यवस्था को बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। A form of government in which powers of all provincial and local governments are specified by a single national government। मैंने फिर बोला, ऐसा नहीं है कि वहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होगी, हो सकता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, रीजनल गवर्नमेंट हो, लेकिन उनको जो बनाएगा वो भी सेंटर बनाएगा,
और जब चाहे उनसे पावर उनको जितनी चाहे दे भी सकता है और उनसे पावर किसी टाइम ले भी सकता है। जबकि फेडरल सिस्टम में डिवीजन ऑफ पावर है और वहां पर जो पावर मिलती है लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, वो सेंटर से नहीं मिलती बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। और यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट अगर है तो उसको पावर सेंटर से मिलती है, और जब सेंटर से मिलती है तो वो सेंटर पावर उनसे कभी ले भी सकता है, उनकी पावर में कटौती भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो इस प्रकार की व्यवस्था में लगभग यह सारी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के हाथों में होती हैं। A unitary state is a state governed as a single entity। ये एक इकाई के तौर पर, ये जो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, इस प्रकार का देश होता है, वो एक इकाई या सिंगल एंटिटी के तौर पर जो है गवर्न होता है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सुप्रीम होती है। अल्टीमेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम। और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्रिएट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सुविधा के लिए अलग अलग जो है सब डिविजन्स को, या हम बोल सकते हैं लोकल स्टेट्स को, या जो सब रीजन्स हैं उनको क्रिएट कर सकती है और उनको एबॉलिश भी कर सकती है। उनको कुछ लेवल तक पावर दे भी सकती है और उनसे किसी भी टाइम पावर ले भी सकती है। यानी कि वो अपनी सुविधा के अनुसार या अपने हिसाब से जैसे उसको उचित लगता है उस प्रकार से व्यवस्था कर सकती है। एकात्मक सरकार में प्रथम बार तो सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार को दे दी जाती हैं, यानी इनिशियली सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है और वह सरकार जिस प्रकार उचित समझे एज इट डीम्स फिट इन शक्तियों का विभाजन स्वतंत्रता रूप से प्रादेशिक सरकारों में कर सकती है। तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को उचित लगता है वो डिवाइड कर सकती है फर्दर अपनी पावर को, यानी पावर एक तरीके से डेलीगेट कर सकती है। In this system, the ultimate authority and control over all affairs of government and administration rests with the central government। ये हम समझ चुके हैं। और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन का मैंने एग्जाम्पल आपको पहले दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, चाइना, जापान, ये सारे जो है, इवन हमारे पड़ोसी देश आप देखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, चाइना, ये सभी जो है यूनिटरी स्टेट्स हैं। एक आपको और बात बता देता हूं कि जितने भी ये 193 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, इनमें से 166 कंट्रीज में यूनिटरी सिस्टम ही फॉलो होता है। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड कितने बड़े लेवल पे यूनिटरी सिस्टम फॉलो होता है। अब यूनिटरी स्टेट की जो या यूनिटरी गवर्नमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? पहला है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि यहाँ पे शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। हम सभी जानते हैं एक ही सरकार है, उसी के पास सारी शक्तियां होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंगल एंड सिंपल गवर्नमेंट, यानी कि एकल सरकार होती है और सिंपल गवर्नमेंट है, यानी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, अलग अलग गवर्नमेंट्स नहीं है, एक ही गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है वहां सिंपल गवर्नमेंट होगी। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन नहीं होता, एक ही लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे या नेशनल लेवल पे ही सारी पावर्स कंसंट्रेट रहती हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, क्योंकि अब एक ही सरकार है तो जो कानून है उसमें भी समरूपता हमें देखने को मिलती है। एक सरकार है तो पूरे देश में एक जैसा कानून, जो सरकार वो कानून बना रही है। जबकि फेडरल सिस्टम में हम देखते हैं कि अगर सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है उनके कानूनों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। दे शुड बी मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं डिफरेंस इन द लॉज। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस, इस प्रकार की व्यवस्था में जो संविधान होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स कि वहां पर जो है कठोरता नहीं होती, इट कैन बी इजिली अमेंडेड। जबकि फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन वहां रिजिड होता है। ठीक है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी फेडरल स्टेट की। आज हमने पढ़ा यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस, जिससे आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।